स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दुनिया में पहली बार इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कि यूथ प्रोटेस्ट की वजह से जेनजी ऑफ नेपाल ने बता दिया कि अब जो हमारे लीडर्स हैं वहां पर करप्शन की वजह से वो लायक नहीं है देश चलाने के। और इतना बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में पहली बार आ रहा है नेपाल में। नए दौर की नई सरकार, नए लोग चुनेंगे। अब ये सरकार कैसी होगी, ये रिपब्लिक किस तरीके से बनेगी। एक नेपाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इतने तेज, हमने ये देखा कि नए लोग की एक नई अपील है अपने लीडर के प्रति। वो लीडर जो उनके साथ बैठे, जो इनकी बात सुने, जो इनके साथ सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करे। वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से बालेन शाह को कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय के नेपाल के पीएम हैं। उनके कुछ ऐसे काम हैं जो युवाओं को बहुत पसंद आ रहे हैं नेपाल में। और किस तरीके से उन्होंने 2022 में एक मेयर इलेक्शन इंडिपेंडेंट पार्टी से जीत के दिखाया। इसका मतलब यह है कि अब जो नए लीडर्स आएंगे वो रैपर्स भी होंगे, वो इंजीनियर्स भी होंगे, वो उनके बीच में से होंगे। एक नई आइडियोलॉजी, आज तक हमने देखा था कि किस तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उभरती आ रही थी। सारे देश में अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर में है। आज की जो नई आइडियोलॉजी है वो डेवलपमेंट आइडियोलॉजी है, करप्शन फ्री आइडियोलॉजी है। और क्या अब ऐसी सरकार बन पाती है नेपाल में? किस तरीके से ये प्रोसीड होगा आगे? अभी वहां पर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके के लीडर्स खोजेंगे, ये भी हम समझते हैं। युवाओं ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी अब हम लेंगे, क्योंकि हमारे लीडर्स अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो नेपाल में वर्ल्ड्स फर्स्ट जेन जी रिपब्लिक इज सेट टू बिगिन। लेट्स अंडरस्टैंड किस तरीके से नेपाल ने अपनी एक पॉलिटिकल जर्नी तय की है। और महज कुछ समय के लिए एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन खोखला दिखाई देता है जब बात होती है करप्शन की। और लोग जो हैं वो एलीट बन जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स। वो अपने बच्चों को टैक्स का पैसा कलेक्ट करके बाहर देश विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जो वहाँ पर उनके नागरिक हैं देश के, उनके पास नौकरियाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं बाहर किसी दूसरे देश में जाकर के नौकरी करने के लिए। तो यूथ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब जो है 40% जनता जो है नेपाल की, उसकी उम्र 30 से कम है। तो यूथ ने कहा कि अब होगा रिवोल्ट। रिवोल्ट अपने अधिकार के लिए, रिवोल्ट अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिवोल्ट करप्शन फ्री सरकार के लिए। तो इस तरीके से नेपाल में बहुत पहले मोनार्की हुआ करती थी। टिल 1951 प्योर मोनार्की का डोमिनेंस था। उसके बाद मोनार्की जो है वो पंचायत एरा में थोड़े बहुत उन्होंने डिसॉल्व किए थे पॉलिटिकल पार्टीज को और बना लिया पंचायत एरा। बट वहाँ पे भी एलिटिज्म देखने को मिलता है। 1990s में जन आंदोलन होता है पहला। उसके बाद 2005 में 6 में फिर से हम देखेंगे जन आंदोलन दूसरा होता है। जन आंदोलन में लोगों ने कहा, मैसिव प्रोटेस्ट, फोर्स द मोनार्की टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, की एक संविधान हो, कुछ तो कानून हो। तो लोगों का एक बढ़ता वर्चस्व था कि कुछ तो लिखित में हो, लोगों के पास थोड़े तो अधिकार हो। तो उन्होंने कहा कि मोनार्की के साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर वहां पे 1960 से 2006 तक माओइस्ट इंसर्जेंसी हुआ। लेफ्ट विंग का एक्सपोजर मिलता है नेपाल को। आप देखोगे नेपाल एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है 2008 में। तो नेपाल के लिए एक बहुत नया था सब कुछ। जब नेशन स्टेट एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो नेपाल में ये नेशन स्टेट बहुत लेट आता है। 239 ईयर्स ऑफ मोनार्की के बाद उन्होंने देखा कि देश को चलाने के लिए हमें कैसे मल्टी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना चाहिए। अपोजिशन का क्या रोल है, अपोजिशन क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, अपोजिशन में नए लोगों को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों का इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसा है, क्या मैनिफेस्टो पे कुछ काम हो रहा है। हम देखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी एशिया में रैंकिंग जो है नेपाल की सबसे हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है वहां पर। लोगों को अधिकार तो मिले लेकिन अधिकार को प्रयोग करने का मौका नहीं मिल पाया। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल बन जाता है। 2015 में संविधान आप देख रहे हैं साइन किया जा रहा है। एक हिस्टोरिक मोमेंट नेपाल की हिस्ट्री में कि वो संविधान लागू कर रहे हैं। फेडरलिज्म, इंक्लूजन, सेकुलरिज्म, बट ऑल्सो न्यू ग्रीवांसेस। कुछ लोगों को जैसे मधेसीज को, थारूज को अधिकार नहीं मिल पाए, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, उनके नागरिकों को कई बार सिटीजनशिप मिलने में भी दिक्कत हुई। तो उनको कहा गया कि भाई हमको एक्सक्लूजन फील हो रहा है।
एक्सक्लूजन के साथ साथ वहां पे पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट शुरू हो गया और यह भी देखा गया कुछ एक पर्टिकुलर एलीट क्लास है जो बार बार इलेक्शन में अपोजिशन साइड होते हैं या फिर सरकार बनाते हैं या कोलिशन करते हैं। पिछले 17 सालों में 13 बार सरकार बनती बिगड़ती दिखाई दी है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी है ही नहीं उनके गवर्नेंस में और लोग इससे परेशान होते हुए दिखे और लोगों को यह समझ में आ गया कि सरकार हमारी काम नहीं कर पा रही है हमारे लिए। तो नेपाल के जो यूथ थे उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। किस चीज पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हैशटैग्स चलाए, ट्रेंड्स चलाए और डिस्कस करना शुरू किया कि हमारे नेता, हमारे लीडर्स कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं देश में डेवलपमेंट हो पा रही है। इमीडिएट स्पार्क ओलीज गवर्नमेंट बैन ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स साइटिंग अ सोशल डिसऑर्डर। उन्होंने क्या कहा कि अगर वो लोग फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर डिस्कस करेंगे सरकार के अगेंस्ट कोई भी चीज तो उससे सरकार को समस्याएं होंगी, सरकार चलाने में समस्याएं होंगी। तो उन्होंने कहा कि हमें कंट्रोल चाहिए इनका। हमें कंट्रोल कैसे मिलेगा? उन ऐप्स को कह दिया गया कि आप रजिस्टर कीजिए यहां पर, अगर रजिस्टर नहीं होगा तो आपको बैन कर दिया जाएगा और इनको बैन कर दिया गया। यह सिर्फ एक स्पार्क था, एक इग्निशन, एक डिजिटल फ्यूज था और नेपाल की जो जनता है वो सड़क पर आके खड़ी हो गई। जो यूथ है उसने कहा पूरे देश को एकत्रित होने के लिए और यह समझाया वहां पर कि करप्शन के अगेंस्ट है ये लड़ाई, ये सिर्फ एक डिजिटल मीडिया बैन के लिए लड़ाई नहीं है। नेपाल्स कनेक्टेड यूथ, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एप्स बट अ डायरेक्ट assault on their voice। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों चाह रहे थे? वो इसलिए चाह रहे थे कि वो अपनी सरकार को बताना चाहते हैं हमें कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट चाहिए, हमें करप्शन मुक्त सरकार चाहिए। तो जहां भी करप्शन हो रहा हो, चाहे वो आप भूटानीज पेपर स्कैम में देखो, गोल्ड स्कैम में देखो, हर जगह पे करप्शन दिख रहा है। और इंटरनेट फ्लडेड भी था जहां पर इनके बच्चे एलीट कॉलेजेस में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ के जो लोकल नेटिव बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। तो ये जो डिस्पैरिटी थी वो डिसकंटेंट में तब्दील हो गई और ये डिसकंटेंट एक प्रोटेस्ट बन गया। और उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी सरकार और ऐसे पुराने लोग जो अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं हमको, हमें नहीं चाहिए। सो हैशटैग्स बिकेम हैंड ग्रेनेड्स और वहां पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बेबीज ऐसे। और वहां पे हर जगह आप देखें प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। काठमांडू, पोखरा, बॉर्डर टाउन्स कैजुअलिटीज होती हैं, 20 से ज्यादा बच्चे जान दे बैठे। जब उनका खून बहा तब समझ में आया केपी शर्मा ओली को कि अब हमें रिजाइन करना चाहिए और उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया, वो देश छोड़ करके चले भी गए। फिर वहां के होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, सारे मिनिस्टर्स, इवन लोगों ने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भी कहा कि आपकी भी कोई जरूरत नहीं है। आउटकम विद इन 72 आवर्स पीएम ओली रिजाइंड एडमिटिंग अ फेलियर। नेपाल Prime Minister resigns as anti-corruption protest over Nepo kids escalate. Now, the Gen Z के पास नेशन बिल्डर की जिम्मेदारी आ जाती है। अब जेन जी जो है वो अपनी खुद की रिपब्लिक बनाएंगे और पूरी दुनिया देख रही है कि जेन जी की रिपब्लिक कैसी होगी, कौन उनके लीडर्स होंगे, उनकी आइडियोलॉजी कैसी होगी। क्या वो सेंटिमेंट्स के बेसिस पे बिल्ड करेंगे या वो फैक्ट्स के, तथ्यों के बेसिस पे बिल्ड करेंगे। आज जो नई जनरेशन है पहली बार इस तरीके से दिख रहा है। आप देखोगे क्लाइमेट चेंज के लिए भी ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी आवाज किस तरीके से उठाई थी। क्लाइमेट चेंज, हम फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल पॉलिटिक्स। New generation requires a new ideology of politics. Demographic weightage 40% of Nepalis are under 25. कुछ रिपोर्ट्स में ये under 30 भी लिखा हुआ है, under 30 years. फ्रस्ट्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन एक नेशनल फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। अब आप ये देखिए, उनको चाहिए कि सिर्फ प्रोटेस्ट जो है नुक्कड़ नाटक या गलियों में इकट्ठा होकर के नहीं होगा, प्रोटेस्ट जो है वो डिजिटल भी होगा। डिजिटल अब एक रियल स्पेस बनता जा रहा है। वर्चुअल रियलिटी अब हम सबकी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। उन्होंने क्या किया, अनलाइक ओल्डर जनरेशन, दे ट्राइड टू ऑर्गेनाइज ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वो एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लीडरलेस प्रोटेस्ट भी चला सकते हैं। हमारे सेंटिमेंट्स हमारे प्रोटेस्ट हैं, हम अपने सेंटिमेंट्स को लेकर के जाएंगे और एक ऑर्गेनिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में आप देखेंगे कुछ और भी लीडर्स देखने को मिले, हामी नेपाली देखने को मिले, ठीक है, शाह जी देखने को मिले। इनको लोग आइडियलाइज कर पा रहे हैं। अब ये देखना है कि इसके आगे जब कॉन्क्रीट होती हैं चीजें, किस तरीके से ये रिपब्लिक शेप लेती है। नाउ ये जो वोकैबुलरी है, नेपो किड्स,
डेपो बेबी बिकेम वायरल डायरेक्टली मॉकिंग डिनेस्टिक पॉलिटिक्स। उनको चाहिए कि हर इंसान को जो इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मिले, यानी बाहर का इंसान जो पॉलिटिक्स में जिसकी फैमिली नहीं है वो भी अगर अपने काम को लेकर के आता है तो उसको पॉलिटिकल टिकट्स मिले, उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको पॉलिटिक्स में काम करने का मौका मिले, जनहित में काम करने का मौका मिले, ना कि डायनेस्टी पे पॉलिटिक्स चल रही हो। सो लोगों ने क्या किया कि जैसे ही वहां पर ऐप बैन होता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होते हैं, तो वीपीएन द्वारा क्या होता है कि हम किसी और देश के इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। वीपीएन को ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिसकी वजह से वहां पर वो ऐप्स चलाए जा सकते हैं। तो 8000 टाइम्स स्पाइक हो गया नेपाल में, जिसके थ्रू उन्होंने स्टार्ट कर दिया वीपीएन्स। दे यूज्ड वीपीएन्स, कैंपस नेटवर्क एंड ऑफलाइन मीटअप्स उन्होंने शुरू किए। दे हैव शोन दैट मोबिलाइजेशन नो लॉन्गर नीड्स पार्टी फ्लैग्स। पार्टी फ्लैग्स नहीं थे, उन्होंने पायरेट्स के सिंबल यूज किए, किसी एनिमे के सिंबल यूज किए और उस झंडे के तहत उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। मीम्स एंड हैशटैग्स कैन टॉपल द प्राइम मिनिस्टर्स। एक मीम्स और हैशटैग के थ्रू और उन्होंने अपने नेशनलिस्ट सॉन्ग्स का प्रयोग किया लोगों को एकत्रित करने में और हटाने में। नाउ जो नया फेस ऑफ जेन जी लीडर रिपब्लिक बन के आ रहा है हमारे सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि बालेन शाह नेपाल के पॉलिटिकल एलाइट, ठीक है, नहीं थे। ये बन जाते हैं 2022 में जब ये मेयरल रेस जीतते हैं इलेक्शंस की। इनकी एजुकेशन, ये मास्टर्स डिग्री भी है इंडिया में, उन्होंने कर्नाटका से मास्टर्स डिग्री भी ली है। ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, रैपर भी है, बिग पार्ट रैपर। अब आपको यहां से एक रिलेशन, को रिलेशन ड्रॉ हो रहा होगा। यूक्रेन का लीडर Zelensky, he was a comedian. Now he is fighting a battle fearlessly for his country. वो अपने कंट्री के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे कॉन्टिन्यूअस लड़ रहे हैं, अगेंस्ट रशिया लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आज जो यूथ है उसकी अपीज है जो लोगों की बात कर पाए, जो लोगों को समझ पाए। आपको कई सारी वीडियोस दिखाई देंगी जहां पर ये सूट बूट पहन करके लोगों के साथ जाके जमीन पे बैठते हैं। इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए। जब ये मेयर बनते हैं तो इन्होंने टेलीकास्ट शुरू किया, लाइव टेलीकास्ट। दिस इज अबाउट द कनेक्शन विद द जेन जी पीपल। उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल की जो भी मीटिंग हो रही है, उसमें जो भी डिस्कशन हो रहा है, उसको उन्होंने लाइव टेलीकास्ट कराया। उन्होंने यह भी किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल था नेपाल की सड़कों पे। आपको पता है नेपाल में टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, तो वहां पर जब सड़कों पे सॉलिड वेस्ट आता था तो उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ अच्छा कोलैबोरेशन किया म्युनिसिपैलिटी का, कि सारे सॉलिड वेस्ट को मैनेज कराया। कई जगहों पर इलीगल स्ट्रक्चर्स बन चुके थे, इवन पुलिस स्टेशंस तक बन चुके थे इलीगल। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो भी स्ट्रक्चर्स सड़कों के अगल बगल बिना म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के बने हैं उसको हटाया जाए। उनको हटा करके उन्होंने एक रिवर, तुकुचा रिवर को रिजुविनेट करने की भी कोशिश की और लोगों को बहुत पसंद आई उनकी ये बात। यस, कि ये हमारे बीच में से एक लीडर है, यूथ की आवाज को समझ रहे हैं और आगे भी समझेंगे काम करते समय। सो for youth, Balen is proof that outsiders can win against traditional parties. This is important ideological lesson for the Gen Z Republic. Outsiders can equally win. Rapper, engineer, mayor, Gen Z's PM in waiting. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में इनको कवर किया जा रहा है। Protest escalated, Balen became the natural voice of the movement. Analysts call him Nepal's first Gen Z prime minister in waiting. पहले जेन जी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं और वो हो सकता है बहुत जल्दी बने। ही रन्स द सिटी विथ डेटा ड्रिवन इनिशिएटिव्स, यानी कि अकाउंटेबिलिटी है लोगों को। हमने एक अकाउंटेबिलिटी के लिए मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं। डिजिटल इंडिया में वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत बहना चाहिए। डायरेक्ट सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हैं एंड जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। दिस इज व्हाट जेन जी वांट्स। नेपाल डेमोक्रेसी फेल्ड इट्स सिटीजन्स। जो 10 साल 2015 से 2025 तक हमने देखा, वहां पर डेमोक्रेसी बड़ी बुरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दी। करप्शन में आपने देखा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेपाल को 34 आउट ऑफ 100 रेटिंग दी है, जिसकी वजह से ये वर्स्ट रैंकिंग है इन द एशिया। वहां के नो पीएम हैज कंप्लीटेड अ टर्म। क्या फायदा होगा वहां? डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी? स्टेबिलिटी कैसे आ पाएगी? प्लस हम ये भी देखते हैं नेपाल में जो आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है, वहां पर एलिटिज्म है। लीडरशिप इज रिसाइकल्ड अमंग सेम फैमिलीज। ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स थी, इसका नतीजा था ये। चाहे वो केपी शर्मा ओली हो, चाहे वो प्रचंडा हो,
चाहे वो देवबा, वाइल जेन जी फील्स शट आउट। जेन जी के मुद्दे कोई नहीं उठा पा रहा था, ये प्रॉब्लम थी। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, वहां पर बाहर के देशों में जाकर के काम करना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहा है, वहां पे जॉब्स नहीं आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट नहीं हो पा रही है, ये समस्या है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते बढ़ते 21% तक चली गई है। पुशिंग मिलियंस अब्रॉड। रियल मुद्दा ये नहीं है कि इनकम लेवल कम हो चुका है, रियल मुद्दा ये है जॉब्स नहीं है। रेमिटेंसेज नाउ फॉर्म 27% ऑफ द जीडीपी, मतलब यूथ जो है वो बाहर जाएगा, और मोस्ट ऑफ द यूथ बाहर जाके किस तरीके के काम कर रहे हैं, वहां पर मीनियल वर्क्स कर रहे हैं, नॉट स्किल्ड वर्क, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो उस तरीके के काम करके वो पैसे ले आ रहे हैं। तो यूथ इस बात से बहुत नाराज था कि जो एलीट है इनके बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर जाके पढ़ रहे हैं, स्किल ले रहे हैं, बेटर जगह पे सेटल हो रहे हैं, और हमारे देश में कोई काम क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनका गुस्सा एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दे रहा है। अब आप देखिए क्या होगा, रास्ता क्या है। इस समय इलेक्शंस हो सकते हैं, वक्त लगेगा इलेक्शन होने में, तब तक मिलिट्री कंट्रोल होगा, लेकिन जो मिलिट्री रूल है वो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी सबसे पहली जो जरूरत है, जो नेपाल को करना चाहिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स, होटल्स तक को आग लगाई जा रही है, जो कि गलत है। होटल्स को, सिविल प्रॉपर्टीज को नहीं हार्म करना चाहिए था, वहां तक गुस्सा जायज था जहां पर उन्होंने बहुत सारे टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को जाने के लिए कहा, अपने घर को छोड़ने के लिए कहा कि उनको जरूरत नहीं है उनकी। बट पॉइंट इज, अभी यहां पे जरूरत है एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, कई सारे देशों में देखा गया है कि जब मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट होता है वहां पर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बैठाया जाता है, जिसके थ्रू पहले इंक्वायरी हो कि ये जो 20 से ज्यादा बच्चों की जाने गई हैं, इस तरीके से कभी भी पुलिस एग्रेसिवली अपने एम्यूनिशंस को यूज ना करे। अगर प्रोटेस्ट शांति से हो रहा है तो उसको शांति से होने दिया जाए, उसको भड़काया ना जाए उस प्रोटेस्ट को। मोर ओवर, इन एनी केस हम एम्यूनिशंस नहीं यूज करेंगे, बच्चों की जाने ना जाए कभी भी। देन उसके बाद सबके ग्रीवांसेस को, चाहे वो करप्शन के हो, चाहे वो किसी और चीज के भी हो, उनकी अच्छे से एनालिसिस की जाए कि क्या क्या रिकॉन्सिलिएशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगला स्टेप जो नया रिपब्लिक बनने जा रहा है नेपाल में, उसको लेसन्स भी लर्न करने होंगे कि लोग किस चीज से नाखुश थे वहां पर। तो उसके लिए उसी हिसाब से इनको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दें। वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का यह भी कहना है कि शायद लोगों के अंदर एक सिमरिंग थॉट है कि वहां पर मोनार्की भी आनी चाहिए, लेकिन मोनार्की नहीं आ पाएगी वहां पर। कारण यह है कि 3 महीने पहले भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि पीपल डिमांड मोनार्की, लेकिन मोनार्की के सपोर्ट में वहां के लोकल लोग नहीं हैं, वो प्रोटेस्ट फेल हो गया, जिसकी वजह से मोनार्की बिल्कुल भी रूल्ड आउट हो चुकी है। आएगा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इटसेल्फ, फिर से रिपब्लिक बनेगा नेपाल, लेकिन इस बार उसके नए आइडियोलॉजीज होंगे। आर्टिकल 76 वहां का कहता है रिक्वायर्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी विद इन 30 डेज। सवाल तो यह है कि वहां पे अब अपोजिशन भी नहीं है, तो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पहली बात समझिए, वो सिर्फ अपोजिशन नहीं होगा। आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में सोचेगी कि हमारा जो अपोजिशन का भी लीडर हो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब कोई भी लूप होल संविधान में निकाला नहीं जा सकता है। लोग बहुत गुस्से में हैं, यूथ बहुत गुस्से में है, जिसके थ्रू आप उसको पॉलिटिकल लीडर बना दीजिए। तो एक डर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एलीट्स में भी है। अब जो भी नया अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का यूथ भी आएगा, वो भी ये चाहेगा कि उसकी अपील, उसको समझ में आ रहा हो कि यूथ की डिमांड क्या है, तभी यूथ का वोट मिलेगा उसको, जेनजीज का वोट मिलेगा उसको, और वो नेपाल की धड़कन को समझ पाएगा, वहां पर काम कर पाएंगे। सो इफ नो पार्टी सक्सीड्स, जैसा कि मुश्किल लगता है अभी, तो पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी वहां पर, और फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। तो हम ये देखेंगे कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर एक बार इलेक्शंस होंगे, नेपाल में होंगे, और वहां पर जैसे हमने एक लीडर को देखा उभरते हुए, और भी कुछ लीडर्स जो यूथ की आवाज बनना चाहते हैं, हो सकता है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी से निकल के आए। कुछ नई आइडियोलॉजीज भी, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एक आइडियोलॉजी, नई आइडियोलॉजीज भी निकल के आएंगी जिस तरीके से वो लीड करना चाहते हैं। दिस कुड बिकम्स नेपाल्स डिफाइनिंग मोमेंट, वेदर जेन जी सिंपली प्रोटेस्ट और ऑल्सो गवर्न्स।
हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि सिर्फ वो प्रोटेस्ट करने तक, आप देखेंगे ना सिर्फ नेपाल में, कई देश में, भारत में भी बहुत बार यूथ प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट एक मुद्दे के लिए होता है। क्या ये गवर्न करने चले जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो क्या आइडियोलॉजीज निकल सकती हैं, हम ये समझते हैं। अब तक हमने देखा वहां पे लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, आप देख सकते हो माओइस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी लेके चलती थी, रिवोल्यूशनरी एंड कॉमरेड्स, वहां पे सेंट्रिस्ट नेपाली कांग्रेस, वहां पे लिगेसी थी, वो डेमोक्रेसी की बातें करते थे बट वो भी आउटडेटेड थे, एलिटिज्म की बातें होती थी। अब जो नया जेनजी है वो इन दोनों बाइनरी आइडियोलॉजी को हटा रहा है। उसकी नई आइडियोलॉजी है बहुत सिंपल, एंटी करप्शन फर्स्ट, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, एंटी करप्शन फर्स्ट, जॉब्स, डिग्निटी एंड मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी इंपॉर्टेंट, पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉपुलिज्म, ये नया वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, अभी एक नए डिस्कोर्स का पार्ट बनेगा। हम कहते थे पॉपुलर सॉवरेनिटी, अब पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉपुलिज्म, अब आइडियोलॉजी से उठकर एक नई पॉपुलर सॉवरेनिटी बन के आ रही। ये नई पॉपुलर सॉवरेनिटी इस सोच से है जो मॉडर्न लिबरल थॉट्स थे डेमोक्रेसी के, वो अपने आप में एक नई कैटेगरी लेने जा रहे हैं, पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉपुलिज्म। Neither left nor right but a result driven pragmatism, ये है जेन जी की नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जो लीडर, जो जेन जी का लीडर इस बात को जितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, मुझे भारत के लोग भी बताएं और मुझे नेपाल के लोग भी बताएं इस कमेंट बॉक्स में कि ये आइडियोलॉजी नेपाल को कितने अच्छे से गवर्न करने वाली है। तो जो इनकी सोच को, प्रैक्टिकल सोच को, ऑन ग्राउंड रियलिटी को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जॉब्स दिलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करता है, शिक्षा और हेल्थ में विकास करवाता है, उनको ऐसे लोग चाहिए, ना कि केवल लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजी लेकर के आने वाले लोग। एक सवाल है आपके लिए, वीडियो पॉज कीजिए और जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल लाइक दैट कमेंट। क्या मतलब है रिपब्लिक का? क्या हम रिपब्लिक का सही मतलब भी जानते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे सिविल सेवा परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। गुड न्यूज फॉर ऑल द यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स, स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स, जुडिशरी स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारे कोई भी कोर्सेज हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑप्शनल, जुडिशरी, आप उसको प्राइस हाइक होने के पहले ज़रूर खरीद लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। 12 सितंबर के बाद प्राइसेस, 12 सितंबर शाम को 11 PM के बाद प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आपको कोड यूज़ करना है ART लाइव कोड। अगर आपको कोई भी और कम्युनिकेशन चाहिए कि कोर्स किस तरीके से है, आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे 7303212303 पे डेफिनेटली। एंड जब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स के, तो 1 रुपीज़ में एक लास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स का कॉम्पाइलेशन है, जिसमें लेक्चर्स भी हैं और पीपीटीज हैं, द क्लास पीपीटीज, बहुत अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे 25 से 30 घंटे में कवर किया गया है। जब हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरीके से इसको पढ़ा जाए। ये बेस्ट मेथड है, एक गिव अवे प्राइस पे है। इसके साथ अगर आप वो 25 घंटे की क्लास कर लेते हो तो आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो तो उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो करंट अफेयर्स को। सो डेफिनेटली लिंक आपको मिल रहा होगा वीडियो के नीचे, आप उसका फायदा उठाइए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।